हेलो, कौन? टाइगर, अकरम। हाँ कहिए। मुझे तुम्हें किसी से मिलवाना है, वो भी हमारे माफिया वर्ल्ड का एक बहुत बड़ा नाम है, और साथ ही साथ तुम्हारे पापा और मेरा जिगरी यार भी, बलराज। मैं चाहता हूँ कि बलराज को पता चल जाए कि हमारा टाइगर वापस लौट आया है, इसलिए शाम को साथ में डिनर करेंगे होटल सफायर में। एड्रेस तुम्हें भेज रहा हूँ, ठीक है? सी या, बाय। अकरम के मुंह से बलराज का नाम सुनते ही अभिनव के बदन में झुरझुरी सी दौड़ गई थी। उसने बलराज का नाम पहले भी सुना था। इस शहर में बलराज का नाम बच्चा बच्चा जानता था और हर बड़ा आदमी उसके नाम से थर थर कांपता था। ऐसे में अभिनव को भी उससे मिलने में घबराहट हो रही थी। जिस बलराज से वो घबरा रहा था, असल में वो उसी का बॉस होने वाला था। क्या आपको सच में लगता है मुझे बलराज जी से मिलना चाहिए? वो अभी तक बलराज के नाम से कांप रहा था। अकरम भी उसकी घबराहट समझ गया था। बलराज जी, सिर्फ बलराज कहो। तुम टाइगर हो यार, और जंगल में सारे जानवर टाइगर के नाम के आगे जी लगाते हैं, लेकिन टाइगर कभी किसी जानवर के नाम के आगे जी नहीं लगाता। चलो शाम को मिलते हैं, बाय। अकरम के मुंह से ये बात सुनते ही अभिनव का कॉन्फिडेंस बढ़ गया था। वो अब उस टाइगर जैसा महसूस कर रहा था जो जू से निकलकर जंगल में आ गया हो। अभिनव अपने पुराने ऑफिस से निकलने के बाद अपने घर आ गया था। वो इतने आराम से अपने बिस्तर पर आखिरी बार कब लेटा था उसे याद ही नहीं था। वो बड़ी एक्साइटमेंट के साथ कमरे के दरवाजे की तरफ देख रहा था। पिज्जा डिलीवरी। सर, ऑर्डर सिर्फ 500 का था, आपने मुझे 1000 क्यों दिए? तुम डिलीवरी वाले बहुत मेहनत करते हो दोस्त। ये 500 रुपए तुम्हारी टिप। थैंक यू सर। इधर अभिनव उस पिज्जा बॉक्स को ध्यान से देख रहा था। उसे याद नहीं आ रहा था कि उसने आखिरी बार पिज्जा कब खाया था। वैभवी और अपने लिए घर लेने के चक्कर में उसने अपनी कितनी इच्छाओं को मारा था, इसका एहसास उसे आज हो रहा था। लेकिन अब वो रुकने वाला नहीं था। शाम को अभिनव होटल सैफायर जाने के लिए तैयार होने लगा था। उसने ग्रे कलर की शर्ट और ब्लैक कलर की पैंट पहनी थी। अभिनव के पास पहनने के लिए इससे अच्छा और कुछ नहीं था। जैसे उसने होटल को बाहर से देखा तो देखता ही रह गया। उसने आज तक इतने बड़े होटल को इतने पास से नहीं देखा था। रुको, अंदर का जा रहा है? अंदर ही जा रहा हूँ, क्या दिक्कत है? अंदर जाना है तुझे? तुझे क्या लगता है कि मैं तुझे अंदर जाने दूंगा? क्यों नहीं जा सकता मैं अंदर? अभिनव समझ गया था कि चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर उसके कपड़े देखकर उसे जज कर रहा था। सुन, मैं तेरे जैसे लोगों को बहुत अच्छे से जानता हूँ। फालतू का तमाशा मत कर, निकल यहाँ से। कैसे जानता है तू मुझे? रिश्तेदार है मेरा। जब मैं अंदर जाने के लिए आया हूँ तो वापस क्यों जाऊंगा? ये होटल क्या तेरे बाप की है? बोलना। ये सुनते ही अभिनव का माथा गर्म हो गया, लेकिन उसने गुस्से में कुछ नहीं किया। वो शांत रहा ताकि लोगों का ध्यान उसकी तरफ ना जाए। अभिनव 2 कदम पीछे हटा और उसने फोन निकालकर अकरम को फोन मिला दिया। हाँ टाइगर, कहाँ पहुँचे? मैं ये होटल की एंट्री पे हूँ अकरम। हमारा टेबल नंबर क्या है? टेबल नंबर? अरे मैं इस होटल का मालिक हूँ, मुझे टेबल बुक करने की जरूरत नहीं है। तुम अंदर जाओ और आराम से बैठो, बस मैं पहुँचने ही वाला हूँ। मैं अंदर नहीं जा पा रहा हूँ। यहाँ पे कोई ये सिक्योरिटी वाला खड़ा है, वो कह रहा है कि मेरे जैसे इंसानों को अंदर नहीं जाने देता है। उन्हें ये कथा। तुम एक काम करो, बस 10 मिनट में मैं पहुँचने वाला हूँ, तुम वेट करो, ठीक है? और ये इस ऑफिसर की वजह से मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। ठीक, नहीं कोई बात नहीं। क्यों? बहुत हीरो बन रहा था ना? मैंने कहा था मैं तुझे अंदर जाने नहीं दूंगा। अगर प्रधानमंत्री को भी कॉल करेगा ना तब भी नहीं, समझा? चल निकल यहाँ से। अरे वो देखो, तुम्हारा निठल्ला एक्स। आजा मजे लेते इसके। इसे मैंने अपना बॉयफ्रेंड कभी माना ही नहीं। वैसे भी मैं अपनी से छोटे लोगों से बात नहीं करती, मुंह नहीं लगती, उन्हें बॉयफ्रेंड क्या बनाऊं? तुम छोटे आदमी के मुंह नहीं लगती होगी, लेकिन ये छोटा आदमी तुम्हें एक सलाह देना चाहता है। इंसान की पहचान उसकी जुबान से होती है। जुबान संभाल के बात करो, वरना किसी दिन यही जुबान तुम्हारी जान ले लेगी। वाह, क्या बात कही है। ताली बजाओ। वेरी नाइस। तो फिर तुमसे तुम्हारे पैर क्यों नहीं संभाले गए? यहाँ कैसे चले आए? पिए हुए हो क्या? अकरम ने बुलाया मुझे यहाँ पे। अच्छा, अरे हाँ याद आया, अकरम सर ने उस दिन कहा था तू उनके किसी ड्राइवर का बेटा है।
तो यहाँ अपने बाप की जगह ड्राइवर की नौकरी मांगने आया क्या? सही है, लेकिन वो रखेंगे नहीं। तेरे जैसे गरीब को वो ड्राइवर भी नहीं रखेंगे। आगे की कहानी जानने के लिए नीचे दिए गए लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट FM ऐप। हेलो, कौन? टाइगर, अकरम, हाँ कहिए। मुझे तुम्हें किसी से मिलवाना है। वो भी हमारे माफिया वर्ल्ड का एक बहुत बड़ा नाम है, और साथ ही साथ तुम्हारे पापा और मेरा जिगरी यार भी, बलराज। मैं चाहता हूँ कि बलराज को पता चल जाए कि हमारा टाइगर वापस लौट आया है, इसलिए शाम को साथ में डिनर करेंगे होटल सफायर में। एड्रेस तुम्हें भेज रहा हूँ, ठीक है? सी या, बाय। अकरम के मुंह से बलराज का नाम सुनते ही अभिनव के बदन में झुरझुरी सी दौड़ गई थी। उसने बलराज का नाम पहले भी सुना था। इस शहर में बलराज का नाम बच्चा बच्चा जानता था और हर बड़ा आदमी उसके नाम से थर थर कांपता था। ऐसे में अभिनव को भी उससे मिलने में घबराहट हो रही थी। जिस बलराज से वो घबरा रहा था, असल में वो उसी का बॉस होने वाला था। क्या आपको सच में लगता है मुझे बलराज जी से मिलना चाहिए? वो अभी तक बलराज के नाम से कांप रहा था। अकरम भी उसकी घबराहट समझ गया था। बलराज जी, सिर्फ बलराज कहो। तुम टाइगर हो यार, और जंगल में सारे जानवर टाइगर के नाम के आगे जी लगाते हैं, लेकिन टाइगर कभी किसी जानवर के नाम के आगे जी नहीं लगाता। चलो शाम को मिलते हैं, बाय। अकरम के मुंह से ये बात सुनते ही अभिनव का कॉन्फिडेंस बढ़ गया था। वो अब उस टाइगर जैसा महसूस कर रहा था जो जू से निकलकर जंगल में आ गया हो। अभिनव अपने पुराने ऑफिस से निकलने के बाद अपने घर आ गया था। वो इतने आराम से अपने बिस्तर पर आखिरी बार कब लेटा था उसे याद ही नहीं था। वो बड़ी एक्साइटमेंट के साथ कमरे के दरवाजे की तरफ देख रहा था। पिज्जा डिलीवरी। सर, ऑर्डर सिर्फ 500 का था, आपने मुझे 1000 क्यों दिए? तुम डिलीवरी वाले बहुत मेहनत करते हो दोस्त। ये 500 रुपए तुम्हारी टिप। थैंक यू सर। इधर अभिनव उस पिज्जा बॉक्स को ध्यान से देख रहा था। उसे याद नहीं आ रहा था कि उसने आखिरी बार पिज्जा कब खाया था। वैभवी और अपने लिए घर लेने के चक्कर में उसने अपनी कितनी इच्छाओं को मारा था, इसका एहसास उसे आज हो रहा था। लेकिन अब वो रुकने वाला नहीं था। शाम को अभिनव होटल सैफायर जाने के लिए तैयार होने लगा था। उसने ग्रे कलर की शर्ट और ब्लैक कलर की पैंट पहनी थी। अभिनव के पास पहनने के लिए इससे अच्छा और कुछ नहीं था। जैसे उसने होटल को बाहर से देखा तो देखता ही रह गया। उसने आज तक इतने बड़े होटल को इतने पास से नहीं देखा था। रुको, अंदर का जा रहा है? अंदर ही जा रहा हूँ, क्या दिक्कत है? अंदर जाना है तुझे? तुझे क्या लगता है कि मैं तुझे अंदर जाने दूंगा? क्यों नहीं जा सकता मैं अंदर? अभिनव समझ गया था कि चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर उसके कपड़े देखकर उसे जज कर रहा था। सुन, मैं तेरे जैसे लोगों को बहुत अच्छे से जानता हूँ। फालतू का तमाशा मत कर, निकल यहाँ से। कैसे जानता है तू मुझे? रिश्तेदार है मेरा। जब मैं अंदर जाने के लिए आया हूँ तो वापस क्यों जाऊंगा? ये होटल क्या तेरे बाप की है? बोलना। ये सुनते ही अभिनव का माथा गर्म हो गया, लेकिन उसने गुस्से में कुछ नहीं किया। वो शांत रहा ताकि लोगों का ध्यान उसकी तरफ ना जाए। अभिनव 2 कदम पीछे हटा और उसने फोन निकालकर अकरम को फोन मिला दिया। हाँ टाइगर, कहाँ पहुँचे? मैं ये होटल की एंट्री पे हूँ अकरम। हमारा टेबल नंबर क्या है? टेबल नंबर? अरे मैं इस होटल का मालिक हूँ, मुझे टेबल बुक करने की जरूरत नहीं है। तुम अंदर जाओ और आराम से बैठो, बस मैं पहुँचने ही वाला हूँ। मैं अंदर नहीं जा पा रहा हूँ। यहाँ पे कोई ये सिक्योरिटी वाला खड़ा है, वो कह रहा है कि मेरे जैसे इंसानों को अंदर नहीं जाने देता है। वो नहीं, ये कथा। तुम एक काम करो, बस 10 मिनट में मैं पहुँचने वाला हूँ, तुम वेट करो, ठीक है? और ये इस ऑफिसर की वजह से मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। ठीक, नहीं कोई बात नहीं। क्यों? बहुत हीरो बन रहा था ना? मैंने कहा था मैं तुझे अंदर जाने नहीं दूंगा। अगर प्रधानमंत्री को भी कॉल करेगा ना तब भी नहीं, समझा? चल निकल यहाँ से। अरे वो देखो, तुम्हारा निठल्ला एक्स। आजा मजे लेते इसके। इसे मैंने अपना बॉयफ्रेंड कभी माना ही नहीं। वैसे भी मैं अपनी से छोटे लोगों से बात नहीं करती, मुंह नहीं लगती, उन्हें बॉयफ्रेंड क्या बनाऊं? तुम छोटे आदमी के मुंह नहीं लगती होगी, लेकिन ये छोटा आदमी तुम्हें एक सलाह देना चाहता है। इंसान की पहचान उसकी जुबान से होती है। जुबान संभाल के बात करो, वरना किसी दिन यही जुबान तुम्हारी जान ले लेगी।
वाह, क्या बात कही है। ताली बजा। वेरी नाइस। तो फिर तुमसे तुम्हारे पैर क्यों नहीं संभाले गए? यहाँ कैसे चले आए? पिए हुए हो क्या? अकरम ने बुलाया मुझे यहाँ पे। अच्छा, अरे हाँ याद आया, अकरम सर ने उस दिन कहा था तू उनके किसी ड्राइवर का बेटा है, तो यहाँ अपने बाप की जगह ड्राइवर की नौकरी मांगने आया क्या? सही है, लेकिन वो रखेंगे नहीं, तेरे जैसे गरीब को वो ड्राइवर भी नहीं रखेंगे। आगे की कहानी जानने के लिए नीचे दिए गए लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट FM ऐप। बेकार है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें पता है ना, यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट इन्वेस्टर आने वाले हैं मेरे, जिनका वेलकम करने के लिए मैं यहाँ आई हूँ। तो मुझे यहाँ कोई तमाशा नहीं चाहिए, इससे तुम जिससे भी यहाँ आए हो ना, वो सब छोड़ो और चलो ऐसे निकलो ऐसे। दृष्टि, इमरजेंसी है, मुझे अमेरिका जाना है, मेरे पास टिकट भी है, लेकिन ये लोग अंदर नहीं जाने दे रहे हैं। प्लीज प्लीज मेरी मदद करो प्लीज। तुम तो मुझे हाथ लगाने के बारे में सोचना भी नहीं। अमेरिका जाना है तुम्हें? मुझे अमेरिका की स्पेलिंग सुनाओ एक बार। स्पेलिंग आती है अमेरिका की? मुझे इस बेवकूफ का नाम बताओ जिससे तुम्हारी अमेरिका की टिकट करवाई। और शिवम जो एक छोले कुलचे बेचने वाला मामूली सा लड़का है, उसका अमेरिका से क्या रिश्ता हो सकता है? चुपचाप ऑफिस जाओ और जिन इन्वेस्टर्स को मैं लेकर आ रही हूँ उनके नाश्ते पानी की तैयारी करो। कोई भी गड़बड़ करने से पहले एक बार सोच लेना, वरना देश छोड़ के जाना तो बहुत दूर की बात है, ये शहर और अपना घर छोड़ के जाने से पहले 100 बार सोचोगे। ऐसी हालत करूंगी मैं तुम्हारी नौकरी कॉप करेंगी। खरीदार कह रही हूँ। इमरजेंसी है, प्लीज हेल्प मी। तभी दृष्टि के साथ आया उसका बिजनेस पार्टनर ऋषभ। दृष्टि से कहता है, किस गरीब भिखारी आदमी से मुंह लगा रही है? सिर्फ 50 रुपए तो भगाओ यहाँ से। इससे बात करना, ये मेरी बीवी है, समझा तू? ये क्या कह रहा है दृष्टि, ये तुम्हारा हस्बैंड है? ऋषभ का यह सवाल सुनकर दृष्टि कुछ सेकंड के लिए ब्लैंक हो गई, लेकिन फिर उसने बड़ी हिम्मत करके कहा, Come on ऋषभ, like seriously, look at him. तुम किसकी बात पर यकीन कर रहे हो? इसकी हालत देखो। जिस इंसान के पास खड़े रहने में मुझे शर्म आए, तुम्हें सच में लगता है कि वो मेरा पति होगा? चंदा मांगने आया होगा शायद। कुछ पैसे दो और रफा दफा करो इससे, क्योंकि ये इंसान मेरा पति हो ही नहीं सकता। उस समय दृष्टि को शिवम ने पहली बार सिटी हॉस्पिटल में तब देखा था जब वो वहां अपनी मां मृणाल का इलाज कराने आया था। एक रईसजादी लड़की जिसके पास किसी चीज की कोई कमी नहीं थी, फिर भी वो सारे ऐशो आराम छोड़ रोज अपना समय निकालकर उन बीमार कैंसर पेशेंट से मिलने आती थी। दृष्टि उनके गले लग गई और बाकी सारे पेशेंट्स भी दृष्टि को अपना प्यार भरा आशीर्वाद देने लगे। और ये चीज जब शिवम ने देखी तो दृष्टि की दरियादिली ने उसका दिल छू लिया और वो उसी पल अपना दिल दृष्टि को दे बैठा। लेकिन किसे पता था कि किस्मत उन्हें सच में मिलाने वाली है। सुन लिया, अब इससे पहले कि मैं मार मार के तेरा मुंह तोड़ दूं, तो अपने आप यहाँ से निकल जा। शिवम अपनी किस्मत पर अंदर ही अंदर रो रहा था। वो यहां से निकलने ही वाला था कि तभी अचानक एक काले रंग की कार एयरपोर्ट के बाहर आकर रुकती है, जिसमें से शहर के बड़े बिजनेसमैन नितिन रायजादा निकलते हैं और उनकी नजर सीधे शिवम पर पड़ती है और वो शिवम को देखते ही उसकी ओर दौड़ते चले जाते हैं। मिस्टर शिवम? हाँ सर, आपने मुझे पहचाना? मिस्टर रायजादा को कौन नहीं जानता था। दृष्टि उन्हें देखते ही पहचान गई थी, पर उन्हें शिवम से बात करता देख दृष्टि और ऋषभ दोनों के होश उड़ गए। मिस्टर रायजादा जैसा बड़ा आदमी उस भिखारी को कैसे जानता है? मैं भी यही सोच रही हूँ। मिस्टर रायजादा ऑलमोस्ट 5,000 करोड़ की प्रॉपर्टी के मालिक है, तो फिर ये इस भिखारी से बात क्यों कर रहा है? I'm sure उनका ड्राइवर रहा होगा। हेलो, आप जल्दी आइए, इमीडिएटली। यहाँ कैसे चले आए? पिए हुए हो क्या?
अकरम ने बुलाया मुझे यहाँ पे। अच्छा, अरे हाँ याद आया, अकरम सर ने उस दिन कहा था तू उनके किसी ड्राइवर का बेटा है, तो यहाँ अपने बाप की जगह ड्राइवर की नौकरी मांगने आया क्या? सही है, लेकिन वो रखेंगे नहीं, तेरे जैसे गरीब को वो ड्राइवर भी नहीं रखेंगे। आए हो मतलब तुम्हें बुलाया नहीं गया? वो उठा के चले आए। भिखारी गई है। आया नहीं हूँ, बुलाया मुझे, अकरम ने बुलाया है। मुझे पता ही था ये कोई पागल है। तभी वहाँ एक काले रंग की चमचमाती हुई महंगी सी गाड़ी आकर खड़ी हो गई। सभी पलटकर गाड़ी को देख रहे थे। अकरम गाड़ी से बाहर निकला और उसके साथ एक और आदमी था। वो देखने में लंबा चौड़ा और मजबूत था। वो और कोई नहीं बल्कि बलराज था। वो एक बहुत ही फेमस कपड़ों की कंपनी का मालिक था और साथ ही द माफिया किंग का एक मजबूत पिलर। उसे देख अभिनव की आंखें खुली की खुली रह गई। उसने बलराज के बारे में सुना था। क्या आपको सच में लगता है मुझे बलराज जी से मिलना चाहिए? उसे तस्वीरों में देखा था, लेकिन तस्वीरों में देखने और सामने से देखने में जमीन आसमान का अंतर नजर आ रहा था। उसके मन में यह सवाल उठ रहा था कि आखिर बलराज उससे क्यों मिलना चाहता था। क्या चल रहा है यहाँ? सॉरी सर, लेकिन इस आदमी ने मुझे और कस्टमरों को काफी परेशान किया हुआ है। मैं स्टोर को अंदर जाने से रोक रहा हूँ तो ये यहाँ पे तमाशा कर रहा है। क्या तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसे चोर कहने की? तुम होते कौन हो इसे अंदर जाने से रोकने वाले? ये होटल तुम्हारे बाप ने खोल रखा है क्या? ये मेरा मेहमान है और तू आज के बाद इस होटल के आसपास भी दिखाई दिया ना तो तेरी टांगे तोड़वा दूंगा। गेट लॉस्ट। सॉरी सर। आई एम सॉरी टाइगर, इस बेवकूफ की वजह से। नहीं, असल में तो छोटा आदमी का दुश्मन बना हुआ है आजकल। आओ चलो। अकरम ने अभिनव को अपने साथ अंदर आने का इशारा किया। अभिनव अकरम के पीछे चला जा रहा था। उसे महसूस हो रहा था कि बलराज भी अपने भारी भरकम पैरों के साथ अभिनव के पीछे आ रहा था। कुछ देर के बाद वो होटल के एक आलीशान से कमरे के बाहर आ चुके थे। इससे पहले कि वो अंदर जाते, होटल का मैनेजर उनके पास आया और बोला, गुड इवनिंग सर, वेलकम सर, कैन आई गेट समथिंग फॉर ऑल ऑफ यू? एक काम करो, जो भी लीकर अवेलेबल है उसकी लिस्ट भिजवा दो। श्योर सर, बट सर इफ यू डोंट माइंड, अपने होटल में जितनी भी लिकर्स अवेलेबल हैं मुझे सबके नाम याद है। वी हैव टकीला विच इज ऑफ 5 लाख रुपीज, वोडका 8 लाख रुपीज, इसकी 10 लाख रुपीज एंड AF जिन जो कि 12 लाख रुपए की। सर व्हाट वुड यू लाइक टू हैव? क्या है कि आज मेरे यहाँ बहुत खास मेहमान आए हैं, तो इसलिए जो सबसे महंगी है वो भिजवा दो और बाकी सब चीजें। श्योर सर, आई विल गेट द बेस्ट लिकर फॉर ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। अकरम, होटल तेरा, शराब तेरी, फिर भी तुम्हारा ये मैनेजर तुझे तेरी शराब की रेट क्यों बता रहा था, जबकि तू कोई भी चूज कर सकता है? वो इसलिए मेरे दोस्त क्योंकि मैं दिन देखकर शराब मंगवाता हूँ और आज का दिन मेरे लिए, इनफैक्ट हम सबकी जिंदगी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट दिन है, इसलिए मैंने हम तीनों के लिए महंगी शराब मंगवाई। सो लेट्स एंजॉय। अच्छा आओ। ओके, लेट्स एंजॉय। अब तुम्हें यहाँ अपनी पहचान छुपाने की जरूरत नहीं है। ये रूम प्राइवेट भी है और सबसे सेफ भी। बैठो। वो एक आलीशान कमरा था। वो तीनों बैठ गए। तब अभिनव बलराज को बहुत ध्यान से देख रहा था। बलराज, आज मैंने तुम्हें यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने के लिए बुलाया है। हमें संजय का बेटा टाइगर मिल गया है, लेकिन फिलहाल वो अंडरकवर है, इसलिए उससे तुम्हें मैं बाहर नहीं मिलवा सकता था। सर योर स्नैक्स एंड ड्रिंक। सर Sure. Cheers. Cheers. तो यही है टाइगर? हाँ, ये है हमारा टाइगर।
आगे की कहानी जानने के लिए नीचे दिए गए लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट FM ऐप। हेलो, कौन? टाइगर, अकरम। हाँ कहिए। मुझे तुम्हें किसी से मिलवाना है, वो भी हमारे माफिया वर्ल्ड का एक बहुत बड़ा नाम है, और साथ ही साथ तुम्हारे पापा और मेरा जिगरी यार भी, बलराज। मैं चाहता हूँ कि बलराज को पता चल जाए कि हमारा टाइगर वापस लौट आया है, इसलिए शाम को साथ में डिनर करेंगे होटल सफायर में। एड्रेस तुम्हें भेज रहा हूँ, ठीक है? सी या, बाय। अकरम के मुंह से बलराज का नाम सुनते ही अभिनव के बदन में झुरझुरी सी दौड़ गई थी। उसने बलराज का नाम पहले भी सुना था। इस शहर में बलराज का नाम बच्चा बच्चा जानता था और हर बड़ा आदमी उसके नाम से थर थर कांपता था। ऐसे में अभिनव को भी उससे मिलने में घबराहट हो रही थी। जिस बलराज से वो घबरा रहा था, असल में वो उसी का बॉस होने वाला था। क्या आपको सच में लगता है मुझे बलराज जी से मिलना चाहिए? वो अभी तक बलराज के नाम से कांप रहा था। अकरम भी उसकी घबराहट समझ गया था। बलराज जी, सिर्फ बलराज कहो। तुम टाइगर हो यार, और जंगल में सारे जानवर टाइगर के नाम के आगे जी लगाते हैं, लेकिन टाइगर कभी किसी जानवर के नाम के आगे जी नहीं लगाता। चलो शाम को मिलते हैं, बाय। अकरम के मुंह से ये बात सुनते ही अभिनव का कॉन्फिडेंस बढ़ गया था। वो अब उस टाइगर जैसा महसूस कर रहा था जो जू से निकलकर जंगल में आ गया हो। अभिनव अपने पुराने ऑफिस से निकलने के बाद अपने घर आ गया था। वो इतने आराम से अपने बिस्तर पर आखिरी बार कब लेटा था उसे याद ही नहीं था। वो बड़ी एक्साइटमेंट के साथ कमरे के दरवाजे की तरफ देख रहा था। पिज्जा डिलीवरी। सर, ऑर्डर सिर्फ 500 का था, आपने मुझे 1000 क्यों दिए? तुम डिलीवरी वाले बहुत मेहनत करते हो दोस्त, ये 500 रुपए तुम्हारी टिप। थैंक यू सर। इधर अभिनव उस पिज्जा बॉक्स को ध्यान से देख रहा था। उसे याद नहीं आ रहा था कि उसने आखिरी बार पिज्जा कब खाया था। वैभवी और अपने लिए घर लेने के चक्कर में उसने अपनी कितनी इच्छाओं को मारा था, इसका एहसास उसे आज हो रहा था, लेकिन अब वो रुकने वाला नहीं था। शाम को अभिनव होटल सैफायर जाने के लिए तैयार होने लगा था। उसने ग्रे कलर की शर्ट और ब्लैक कलर की पैंट पहनी थी। अभिनव के पास पहनने के लिए इससे अच्छा और कुछ नहीं था। जैसे उसने होटल को बाहर से देखा तो देखता ही रह गया। उसने आज तक इतने बड़े होटल को इतने पास से नहीं देखा था। रुको, अंदर का जा रहा है? अंदर ही जा रहा हूँ, क्या दिक्कत है? अंदर जाना है तुझे? तुझे क्या लगता है कि मैं तुझे अंदर जाने दूंगा? क्यों नहीं जा सकता मैं अंदर? अभिनव समझ गया था कि चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर उसके कपड़े देखकर उसे जज कर रहा था। सुन, मैं तेरे जैसे लोगों को बहुत अच्छे से जानता हूँ, फालतू का तमाशा मत कर, निकल यहाँ से। कैसे जानता है तू मुझे? रिश्तेदार है मेरा। जब मैं अंदर जाने के लिए आया हूँ तो वापस क्यों जाऊंगा? ये होटल क्या तेरे बाप की है? बोलना। ये सुनते ही अभिनव का माथा गर्म हो गया, लेकिन उसने गुस्से में कुछ नहीं किया। वो शांत रहा ताकि लोगों का ध्यान उसकी तरफ ना जाए। अभिनव 2 कदम पीछे हटा और उसने फोन निकालकर अकरम को फोन मिला दिया। हाँ टाइगर, कहाँ पहुँचे? मैं ये होटल की एंट्री पे हूँ अकरम। हमारा टेबल नंबर क्या है? टेबल नंबर? अरे मैं इस होटल का मालिक हूँ, मुझे टेबल बुक करने की जरूरत नहीं है। तुम अंदर जाओ और आराम से बैठो, बस मैं पहुँचने ही वाला हूँ। मैं अंदर नहीं जा पा रहा हूँ। यहाँ पे कोई ये सिक्योरिटी वाला खड़ा है, वो कह रहा है कि मेरे जैसे इंसानों को अंदर नहीं जाने देता है। वो नहीं, ये कथा। तुम एक काम करो, बस 10 मिनट में मैं पहुँचने वाला हूँ, तुम वेट करो, ठीक है? और ये इस ऑफिसर की वजह से मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। ठीक, नहीं कोई बात नहीं। क्यों? बहुत हीरो बन रहा था ना? मैंने कहा था मैं तुझे अंदर जाने नहीं दूंगा। अगर प्रधानमंत्री को भी कॉल करेगा ना तब भी नहीं, समझा? चल निकल यहाँ से। अरे वो देखो, तुम्हारा निठल्ला एक्स। आजा मजे लेते इसके। इससे मैंने अपना बॉयफ्रेंड कभी माना ही नहीं। वैसे भी मैं अपने से छोटे लोगों से बात नहीं करती, मुंह नहीं लगती, उन्हें बॉयफ्रेंड क्या बनाऊं? तुम छोटे आदमी के मुंह नहीं लगती होगी, लेकिन ये छोटा आदमी तुम्हें एक सलाह देना चाहता है। इंसान की पहचान उसकी जुबान से होती है। जुबान संभाल के बात करो, वरना किसी दिन यही जुबान तुम्हारी जान ले लेगी। वाह, क्या बात कही है। ताली बजाओ। वेरी नाइस। तो फिर तुमसे तुम्हारे पैर क्यों नहीं संभाले गए? यहाँ कैसे चले आए? पिए हुए हो क्या? अकरम ने बुलाया मुझे यहाँ पे।
अच्छा, अरे हाँ याद आया, अकरम सर ने उस दिन कहा था तू उनके किसी ड्राइवर का बेटा है, तो यहाँ अपने बाप की जगह ड्राइवर की नौकरी मांगने आया क्या? सही है, लेकिन वो रखेंगे नहीं, तेरे जैसे गरीब को वो ड्राइवर भी नहीं रखेंगे। आगे की कहानी जानने के लिए नीचे दिए गए लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट FM ऐप। भिखारी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें पता है ना यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट इन्वेस्टर आने वाले हैं मेरे, जिनका वेलकम करने के लिए मैं यहाँ आई हूँ। तो मुझे यहाँ कोई तमाशा नहीं चाहिए, इससे तुम जिससे भी यहाँ आए हो ना वो सब छोड़ो और चलो ऐसे निकलो ऐसे। दृष्टि, इमरजेंसी है, मुझे अमेरिका जाना है, मेरे पास टिकट भी है, लेकिन ये लोग अंदर नहीं जाने दे रहे हैं। प्लीज प्लीज मेरी मदद करो प्लीज। तो मुझे हाथ लगाने के बारे में सोचना भी नहीं। अमेरिका जाना है तुम्हें? मुझे अमेरिका की स्पेलिंग सुनाओ एक बार। स्पेलिंग आती है अमेरिका की? मुझे इस बेवकूफ का नाम बताओ जिससे तुम्हारी अमेरिका की टिकट करवाई। और शिवम जो एक छोले कुलचे बेचने वाला मामूली सा लड़का है, उसका अमेरिका से क्या रिश्ता हो सकता है? चुपचाप ऑफिस जाओ और जिन इन्वेस्टर्स को मैं लेकर आ रही हूँ उनके नाश्ते पानी की तैयारी करो। कोई भी गड़बड़ करने से पहले एक बार सोच लेना, वरना देश छोड़ के जाना तो बहुत दूर की बात है, ये शहर और अपना घर छोड़ के जाने से पहले 100 बार सोचोगे। ऐसी हालत करूंगी मैं तुम्हारी नौकरी कौन करेगी? बड़ी बात कह रही हूँ। इमरजेंसी है, प्लीज हेल्प मी। तभी दृष्टि के साथ आया उसका बिजनेस पार्टनर ऋषभ। दृष्टि से कहता है, किस गरीब भिखारी आदमी से मुंह लगा रही है? सिर्फ 50 रुपए तो भगाओ यहाँ से। मैं इससे बात करना है, ये मेरी बीवी है, समझा तू? ये क्या कह रहा है दृष्टि, ये तुम्हारा हस्बैंड है? ऋषभ का यह सवाल सुनकर दृष्टि कुछ सेकंड के लिए ब्लैंक हो गई, लेकिन फिर उसने बड़ी हिम्मत करके कहा, Come on ऋषभ, like seriously, look at him. तुम किसकी बात पर यकीन कर रहे हो? इसकी हालत देखो। जिस इंसान के पास खड़े रहने में मुझे शर्म आए, तुम्हें सच में लगता है कि वो मेरा पति होगा? चंदा मांगने आया होगा शायद। कुछ पैसे दो और रफा दफा करो इससे, क्योंकि ये इंसान मेरा पति हो ही नहीं सकता। उस समय दृष्टि को शिवम ने पहली बार सिटी हॉस्पिटल में तब देखा था जब वो वहां अपनी मां मृणाल का इलाज कराने आया था। एक रईसजादी लड़की जिसके पास किसी चीज की कोई कमी नहीं थी, फिर भी वो सारे ऐशो आराम छोड़ रोज अपना समय निकालकर उन बीमार कैंसर पेशेंट से मिलने आती थी। दृष्टि उनके गले लग गई और बाकी सारे पेशेंट्स भी दृष्टि को अपना प्यार भरा आशीर्वाद देने लगे। और ये चीज जब शिवम ने देखी तो दृष्टि की दरियादिली ने उसका दिल छू लिया और वो उसी पल अपना दिल दृष्टि को दे बैठा। लेकिन किसे पता था कि किस्मत उन्हें सच में मिलाने वाली है। सुन लिया, अब इससे पहले कि मैं मार मार के तेरा मुंह तोड़ दूं तो अपने आप यहां से निकल जा। शिवम अपनी किस्मत पर अंदर ही अंदर रो रहा था। वो यहां से निकलने ही वाला था कि तभी अचानक एक काले रंग की कार एयरपोर्ट के बाहर आकर रुकती है, जिसमें से शहर के बड़े बिजनेसमैन नितिन रायजादा निकलते हैं और उनकी नजर सीधे शिवम पर पड़ती है और वो शिवम को देखते ही उसकी ओर दौड़ते चले जाते हैं। मिस्टर शिवम? हाँ सर, आपने मुझे पहचाना? मिस्टर रायजादा को कौन नहीं जानता था। दृष्टि उन्हें देखते ही पहचान गई थी, पर उन्हें शिवम से बात करता देख दृष्टि और ऋषभ दोनों के होश उड़ गए। मिस्टर रायजादा जैसा बड़ा आदमी उस भिखारी को कैसे जानता है? मैं भी यही सोच रही हूँ। मिस्टर रायजादा ऑलमोस्ट 5,000 करोड़ की प्रॉपर्टी के मालिक है, तो फिर ये इस भिखारी से बात क्यों कर रहे हैं? आई एम श्योर उनका ड्राइवर रहा होगा। हेलो, आप जल्दी आइए, इमीडिएटली। अगर शनाया को कुछ भी हुआ तो क्या? तो मैं भूल जाऊंगा कि आप शनाया के दादाजी हैं। क्या आप मेरी बात का मतलब नहीं समझे? मैं बताता हूं। मैं ये कह रहा हूं कि आपने अपना फैसला तो कर लिया,
अब उस फैसले के बाद कोई भी अपना सर भी फोड़ लेना, तब भी जो हक है वो शनाया का नहीं, शौर्य का ही है। जानते हो किससे बात कर रहे हो, बदतमीज। आहान की हिम्मत तो अब बढ़ती ही जा रही थी। बदतमीज? शायद मैंने जब से शनाया से शादी की है ना, आपने मुझे कभी जरूरी नहीं समझा, हमेशा मेरी बेइज्जती की, क्योंकि मैं आपकी हैसियत का नहीं हूं ना। और इसी वजह से आपने मेरे पापा शेखर गिल, आपके अपने बेटे, उनको इस बात की इनडायरेक्ट सजा दी है, उनके काम में बाधाएं डाली है, उन पर प्रेशर डालने की कोशिश की, ताकि वो मुझे अपने घर से और शनाया की जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए बाहर कर दे। क्या हुआ? क्या मैं झूठ कह रहा हूं? दादाजी, जो सच बयान करता है ना, वो हमेशा बदतमीजी कहलाता है। मुझे अगर आप उससे धमकी समझ रहे हैं तो धमकी सही। आज मैं आपको आखिरी बार दादाजी कहकर बुला रहा हूं, आगे से अपना ध्यान रखिएगा। तुम हर बात बर्बाद क्यों कर देते हो? अगर ऑफिस में शेखर और शनाया की मदद नहीं कर सकते तो घर के काम संभाला करो। ऑफिस में जाकर पापा जी से जबान लड़ाने की क्या जरूरत थी? तुम अब भी इसी आदमी का साथ दे रही हो, इसकी वजह से तुम अपना सब कुछ गंवा चुकी हो। और तुम्हें ये सही लग रहा है? तुम दोनों ने अपनी सफाई देते वक्त अगर थोड़ी तमीज से बात कर ली होती ना, तो पापा जी इतना बड़ा कदम नहीं उठाते। बल्कि मैं कहती हूँ, इस आहान को अपना मुंह खोलने की जरूरत क्या थी? आज का दिन कमाल था। विक्की भाई से बात करके मैं तो घबरा ही गया था कि आखिर मेरा क्या होगा, मगर थैंक्स टू शगुन, उसकी बेवकूफी और मेरे प्रेजेंस ऑफ माइंड ने सब कुछ वैसा कर दिया जैसा मैं चाहता था। मगर शनाया, उसके चेहरे का रंग पीला पड़ गया था। दादाजी ने जो भी कहा उसका यही मतलब है कि उन्हें शुरुआत से मेरी कहीं एक भी बात पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। इस बात से शनाया कितनी अपसेट हो गई थी, इस बात का अंदाजा लगाना आहान के लिए कोई मुश्किल बात नहीं थी। शनाया, क्या तुम्हारे पास कोई ऐसा सबूत है जो ये साबित कर सके कि शौर्य ने विकी नाम के गुंडे के पास जाने के लिए मजबूर किया? है कोई सबूत? क्या होगा शनाया का जवाब? क्या शनाया अपनी बेगुनाही साबित कर पाएगी या फिर शौर्य इस लड़ाई में जीत जाएगा? इस सिचुएशन में आहान का क्या रिएक्शन होगा? अगर शनाया को कुछ भी हुआ तो क्या? तो मैं भूल जाऊंगा कि आप शनाया के दादाजी हैं। Really? शनाया, आज तुम इसके साथ चली गई तो अच्छा नहीं होगा। क्या तुम्हारे पास ऐसा कोई सबूत है जो ये साबित कर सके कि शौर्य ने तुम्हें विकी नाम के गुंडे के पास जाने के लिए मजबूर किया? है कोई सबूत? अपने दादाजी का ये सवाल सुनकर शगुन और शौर्य एक दूसरे की तरफ कामयाबी की उम्मीद के साथ देखने लगे। उन दोनों को यकीन था कि शनाया के पास कोई भी सबूत नहीं था। हेलो, कौन? मैं शौर्य, और अगर आहान की जान बचाना चाहती हो तो विक्की भाई के अड्डे पे पहुंचो। मैं तुम्हें लोकेशन भेज रहा हूँ। दादाजी, मेरे पास सबूत है। उस दिन शौर्य ने मुझे कॉल किया था और मैसेज भी। मैसेज में ये साफ लिखा था कि अगर मैं उस अड्डे पर टाइम पर नहीं पहुंची तो आहान को कुछ भी हो सकता है। शौर्य, अब इसके बारे में तुम क्या कहना चाहोगे? दादाजी, शनाया को शायद कुछ गलत फहमी हुई है, क्योंकि ये मैसेज जिस नंबर से आया है
कि मेरा नंबर है ही नहीं और ना ही मैंने कोई कॉल किया। ये सुनकर शनाया हैरान रह गई, अपना मोबाइल देखने लगी, मगर शौर्य की बात तो सच थी। वैसे शनाया सच कह रही है और शौर्य ही गलत है। ये प्रूव करना मेरे लिए इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि शनाया को इस हादसे से सबक मिले, ताकि अगली बार जब कोई शनाया को फ्रेम करने की कोशिश करे तो वो इतनी आसानी से किसी के चुंगल में ना फंस जाए। इसका मतलब ये है कि शनाया के पास कोई ऐसा सबूत नहीं है जो साबित कर सके कि शौर्य ने कुछ गलत किया है या वो गलत है। दादाजी, मैं एक औरत होके इतनी सीरियस बात के बारे में झूठ क्यों कहूंगी? अपने मतलब के लिए तुम दादाजी से सिंपैथी लेना चाह रही हो। आनंद गिल के एक्सप्रेशन से ये बात साफ थी कि अब उन्हें शनाया पर बिल्कुल यकीन नहीं था। शनाया, मैंने तुम्हें हमेशा अपनी सगी बहन के जैसा माना है और तुम मुझ पर ये झूठे इल्जाम लगा रही हो। आखिर क्यों? एक प्रोजेक्ट के लिए। अरे तुम मुझसे कह देती, मैं खुशी खुशी तुम्हें दे देता। और मुझे ऐसा लगता है कि ये सब ना इस आहान की वजह से हो रहा है। इसी ने तुम्हें हमारे खिलाफ भड़काया है। छी आहान। आहान को ये सब सुनकर भी गुस्सा नहीं आ रहा था। असल में वो तो दिल ही दिल में शौर्य की इतनी चालाकी से हैरान रह गया था। अब शनाया का सब्र अंजाम दे गया था। वो अब एक एक करके अपने ही रिश्तेदारों के असली और घटिया चेहरे देख रही थी। शनाया को अंदर से ऐसा लगा मानो वो पूरी तरह से हिल गई थी। मगर तभी उसे अपने कंधे पर एक छुअन महसूस हुई। ये छुअन शनाया को अपनेपन की गर्माहट दे रही थी। आहान को इस सब में कितना कुछ सुनना पड़ रहा है, मगर मैं ना अपनी सपोर्ट में ना उनके सपोर्ट में कुछ कह पा रही हूँ। मैं बहुत लकी हूँ जो मेरे पास आहान है। अगर उन्होंने मेरा साथ ना दिया होता तो मेरा क्या होता? फाइनली मेरे पास ऐसा कोई है जिस पर मैं डिपेंड कर सकती हूँ। शनाया को बेहतर फील करवाने के लिए आहान सब ठीक कर सकता था, लेकिन आहान शनाया को कमजोर नहीं रहने देना चाहता था। इसलिए आहान ने कुछ नहीं कहा। शनाया, क्या शौर्य सच कह रहा है? अगर शौर्य की बात सही थी तो शनाया ने अपने परिवार की मर्यादा को पार किया था और गिल परिवार में ऐसी घटिया गलती की कोई माफी नहीं होती, सिर्फ सजा थी, परिवार से बेदखल करने की सजा। अब शनाया हार गई थी और सुबकते हुए रोने लगी। अब तो मैं ये भी साबित नहीं करना चाहती कि मेरी कोई गलती नहीं है। वैसे भी मेरे कुछ कहने ना कहने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब जब शनाया ने अपने घुटने टेक दिए थे तो आहान को ही अपनी बीवी का साथ देना था। क्या अब इस बात से फर्क पड़ता है कि शौर्य सच कह रहा है या झूठ? लड़के, आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? क्या आप मेरी बात का मतलब नहीं समझे? मैं बताता हूं। मैं ये कह रहा हूं कि आपने अपना फैसला तो कर लिया। अब उस फैसले के बाद कोई भी अपना सर भी फोड़ लेना, तब भी जो हक है वो शनाया का नहीं, शौर्य का ही है। आनंद गिल ने उम्मीद नहीं की थी कि इस नकम्मे घर जमाई में इतनी हिम्मत थी। जानते हो किससे बात कर रहे हो? बदतमीज। आहान की हिम्मत तो अब बढ़ती ही जा रही थी। बदतमीज? शायद मैंने जब से शनाया से शादी की है ना, आपने मुझे कभी जरूरी नहीं समझा। हमेशा मेरी बेइज्जती की, क्योंकि मैं आपकी हैसियत का नहीं हूं ना। और इसी वजह से आपने मेरे पापा शेखर गिल, आपके अपने बेटे, उनको इस बात की इनडायरेक्ट सजा दी है। उनके काम में बाधाएं डाली है, उन पर प्रेशर डालने की कोशिश की, ताकि वो मुझे अपने घर से और शनाया की जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए बाहर कर दें।
क्या हुआ? क्या मैं झूठ कह रहा हूं? दादाजी, जो सच बयान करता है ना, वो हमेशा बदतमीजी कहलाता है। ये बात सुनने में आनंद गिल ऊपर से तो बहुत शांत लग रहे थे, मगर उनके दिल में एक तरह का तूफान बन गया था। इस घर जमाई को इस बारे में कैसे पता चला? मैं सब कुछ जानता हूं और मुझे इस बात से कोई एतराज नहीं है। मुझे बस प्रॉब्लम इस बात से है कि इस सब में शनाया को इन्वॉल्व किया जा रहा है, उस पर ज्यादती हो रही है। शनाया मेरी पोती है और वो मेरी बीवी है। आप मुझे चाहे जितना परेशान कीजिए, मैं चुपचाप सह लूंगा, और शनाया को नहीं। उसे जरा सी भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए। और अगर तकलीफ हुई तो इसकी कीमत पूरे गिल परिवार को चुकानी पड़ेगी। आहान की ये बात सुनकर शनाया इमोशनल होकर रोने लगी। पापा सही कहते हैं, मेरे पास हमेशा से हीरा है, मगर उस हीरे ने हमेशा कोयला होने का दिखावा किया। धमकी दे रहे हो मुझे? अगर आप उसे धमकी समझ रहे हैं तो धमकी सही। आज मैं आपको आखिरी बार दादाजी कहकर बुला रहा हूं। आगे से अपना ध्यान रखिएगा। अपनी बात कहने के बाद आहान ने शनाया का हाथ पकड़ा और वहां से चला गया। शनाया को इस बात का एहसास था कि गिल परिवार से उसका रिश्ता टूट चुका था। पहले कभी शनाया ने इस बारे में सपने में भी नहीं सोचा था। शनाया को तो बस इसी बात की तसल्ली थी कि इस सब में वो अकेली नहीं थी, आहान उसके साथ था। शनाया को कुछ खोने का गम नहीं था। वो तो बस जो था उसी के साथ खुश थी। शनाया को रियलाइज हुआ कि असली आहान ऐसा दिखता था, इतना कॉन्फिडेंट, इतना ब्रेव। आहान, तुम हर बात बर्बाद क्यों कर देते हो? अगर ऑफिस में शेखर और शनाया की मदद नहीं कर सकते तो घर के काम संभाला करो। ऑफिस में जाकर पापा जी से जबान लड़ाने की क्या जरूरत थी? शनाया भी इस बारे में सोचकर कंफ्यूज हो गई थी कि ऑफिस में आनंद गिल के साथ जो कुछ भी हुआ था उसके बारे में शनाया की मॉम को कैसे पता चल गया। हुआ क्या है? अभी 10 मिनट पहले ऑफिस से मैनेजर का कॉल आया था। कह रहा था शनाया को इनाम के तौर पर मिली 6 मंजिली बिल्डिंग और ऑफिस में उसकी पोजीशन को खारिज कर दिया गया है। ऐसी बात नहीं थी कि आहान और शनाया ने इस बात की उम्मीद नहीं की थी। तुम्हें पता है ना आहान, स्प्रिंग कॉर्पोरेशन की डील के लिए शनाया ने कितनी मेहनत की थी? तुम्हारी वजह से वो अपना सब कुछ गवा चुकी है। चलो एक बात के लिए वो ठीक है, लेकिन तुम्हें पापा जी से बहस करने की क्या जरूरत थी? तुम्हें पता है ना, पापा जी इस परिवार के बड़े हैं, उनसे बदतमीजी करने की और जबान लड़ाने की जरूरत क्या थी? अगर एक बार के लिए शनाया ने पापा जी से लड़ाई की होती तो मैं कुछ कर सकती थी, अपनी पोती को कुछ सजा देकर पापा जी माफ कर देते। लेकिन ये आहान, इसके अंदर इतनी हिम्मत कहां से आ गई? अब कुछ नहीं हो सकता। आहान ने शनाया और उसकी फैमिली को बहुत बड़ी मुसीबत में डाल दिया था। माँ, इसमें आहान की कोई गलती नहीं थी। दादाजी शौर्या की तरफदारी कर रहे थे और उन्होंने मुझ पर यकीन करने से मना ही कर दिया था। रियली शनाया, तुम अब भी इसी आदमी का साथ दे रही हो? इसकी वजह से तुम अपना सब कुछ गवा चुकी हो और तुम्हें ये सही लग रहा है? यू नो, तुम दोनों ने अपनी सफाई देते वक्त अगर थोड़ी तमीज से बात कर ली होती ना तो पापा जी इतना बड़ा कदम नहीं उठाते। बल्कि मैं कहती हूँ इस आहान को अपना मुंह खोलने की जरूरत क्या थी? अपनी मॉम की ये बात सुनकर शनाया भी थोड़ी परेशान हो गई। उसने अपने आप से ही कहा, भले आहान की कोई गलती नहीं है, मगर इस बात का अंजाम बहुत बुरा हो रहा है।
हर्ष मेहरा और विकी के साथ मेरा नाम जोड़कर कई सारे अफवाहें उड़ेंगी और बातें भी होंगी। आज का दिन कमाल था। विक्की भाई से बात करके मैं तो घबरा ही गया था कि आखिर मेरा क्या होगा, मगर थैंक्स टू शगुन, उसकी बेवकूफी और मेरे प्रेजेंस ऑफ माइंड ने सब कुछ वैसा कर दिया जैसा मैं चाहता था। अब इंजीनियर्स की टीम भी मेरी, स्प्रिंग कॉरपोरेशन का प्रोजेक्ट भी मेरा और इस कंपनी के हेड की पोजीशन भी मेरी। बेचारी शनाया गुस्से में घर में बवाल कर रही हो या रो रही होगी। शौर्य बेटा, हमें स्प्रिंग कॉर्पोरेशन जाना है। हमारे प्रोजेक्ट की आज पहली मीटिंग है। ये सुनते ही शौर्य के चेहरे पर छाई हुई खुशी कहीं गायब हो गई। मुझे ये प्रोजेक्ट किसी भी हालत में चाहिए। तू मुझे कीमत का रौब दिखा रहा है। पिछली बार जो कुछ भी हुआ था उसके बाद शौर्य को उस बेइज्जती के सपने भी आते थे। क्या वहां जाना जरूरी है क्या? प्रकाश चाचू को भेज देते हैं, और वैसे भी अब इस प्रोजेक्ट में डिस्कस करने लायक बचा ही क्या है। तुम इस प्रोजेक्ट के हेड हो और प्रकाश या कोई और वहां जाएगा तो क्या कर लेगा? और वैसे भी हर्ष मेहरा अब हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हमारे पास लीगल कॉन्ट्रैक्ट है जिसे कि उसने खुद साइन किया है। ठीक है पापा, चलिए। शौर्य ये सोचकर मान गया था कि दिल्ली से रायजादा परिवार से दोस्ती करने का ये एक लौता मौका था, मगर रायजादा खानदान के असली वारिस से तो शौर्य के अलग ही मसले थे। भले ही हान की कोई गलती नहीं थी, मगर इस सब का अंजाम बहुत बुरा हो रहा था। अब भी वक्त है, हालात की नजाकत को समझो और जाकर पापा जी से माफी मांगो। जो कोई भी सजा देंगे उसे चुपचाप मान लो। शेखर अभी हॉस्पिटल में है, शनाया अपना जॉब खो चुकी है, ऐसे में ये घर कैसे चलेगा? मैं नहीं जानती। अभी के अभी जाओ और पापा जी के सामने अपने घुटने टेक दो। मिसेस यामिनी गिल के पॉइंट ऑफ व्यू से यही एक रास्ता था कि जिससे चीजें कुछ ठीक हो सकती थी, मगर अगले ही पल जब आहान ने अपना मुंह खोला तो मिसेस यामिनी गिल के साथ साथ शनाया भी दंग रह गई। मैं आनंद गिल से माफी नहीं मांगूंगा, उन्हें तो शनाया से माफी मांगनी चाहिए। आहान के आखिरी शब्द सुनकर मिसेस यामिनी गिल की बोलती ही बंद हो गई। What? तुम्हारा दिमाग ठीक है? मुझे लगता है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। मॉम, आप मानो या ना मानो, आनंद गिल शनाया से माफी मांगेंगे। उन्हें माफी मांगनी पड़ेगी। ये कहकर आहान अपने कमरे की तरफ जाने लगा। आहान, आहान तुम कहना क्या चाहते हो? आहान साफ साफ बताओ। मगर आहान ने कुछ भी नहीं कहा। जवाब में बस आहान के कमरे के दरवाजे के बंद होने की आवाज आई। जब शौर्य और नीरज गिल बिल्डिंग के अंदर आए, वो दोनों थोड़ा नर्वस थे, मगर दोनों बाप बेटे इस तरह दिखावा कर रहे थे मानो पिछली बार जिल्लत कभी हुई नहीं थी। नीरज गिल ने शौर्य से कहा, बेटा, हो सकता है कोई बुलेटिन तुझे मिल रहा हो, और हो सकता है कि हमें हर्ष मेहरा को मिलने की नौबत ही ना आए। अपने पापा की ये बात सुनकर शौर्य को कंफर्टेबल फील हुआ। हेलो। हेलो सर। मिस्टर हर्ष मेहरा प्लीज। दिस वे सर। और वो कॉन्फिडेंस के साथ अंदर गया। मिस्टर हर्ष मेहरा, गुड आफ्टरनून। प्लीज सिट। उन दो शक्लों को देखकर हर्ष मेहरा अपने बेरुखे अंदाज में दोनों से सवाल करते हुए कहा, आप दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? मिस्टर मेहरा, वो कुछ दिनों पहले आपने गिल कंस्ट्रक्शन के साथ में वो कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था ना, स्प्रिंग कंस्ट्रक्शन वाला। तो जब मैंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था तुम वहां थे? हर्ष मेहरा के इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि नीरज गिल कौन था और उम्र में उससे कितना बड़ा था। वेल, हम दोनों तो नहीं थे उस समय में, मगर उससे क्या फर्क पड़ता है? कंपनी ने प्रोजेक्ट हमें सौंपा है तो आप हमारे पास बेफिक्री के साथ काम कर सकते हैं। ये सुनकर हर्ष मेहरा ने इस तरह रिएक्ट किया मानो कुछ सोच रहा हो। मुझे फर्क पड़ता है, जिसके साथ मैंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है मैं उसी से मिलना चाहूंगा। नीरज ने लाचार होकर सवाल किया,
मिस्टर मेहरा, आप मेरी मुश्किलें क्यों इतनी बढ़ाते जा रहे हैं? निकल जाओ यहाँ से। और अब मैं मीटिंग तभी करूंगा जब मिस शनाया खुद यहाँ चलकर आएगी। उसके पापा से कुछ नहीं होने वाला था, इसलिए शौर्य ने बीच में बात काटते हुए कहा, वो एक्चुअली मिस शनाया थोड़ा बिजी है, वो 1 महीने के लिए वेकेशन पे गई है। अब हर्ष कोई बहाना नहीं बना सकता था, लेकिन आगे हर्ष मेहरा ने जो कहा उसे सुनकर दोनों बाप बेटे शॉक्ड हो गए। तो फिर कोई बात नहीं, वो जब वापस लौटेंगी काम तभी शुरू होगा और मैं उनके लिए वेट कर सकता हूँ। क्या आप अपनी पर्सनल प्रॉब्लम के लिए काम को लेट करेंगे? ये मत भूलिए कि हमने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, और अगर आपके सुपीरियर ऑफिसर्स को ये पता चलेगा तो अच्छा नहीं होगा। शौर्य की इस बात में वार्निंग झलक रही थी। ये सुनकर तुम मुझे धमकाने की कोशिश कर रहे हो? मिस्टर मेहरा, हम आपको धमकी देने की कैसे कोशिश कर सकते हैं? बात तो यहीं खत्म हो गई थी। हर्ष मेहरा ने वापस से अपनी फाइल पकड़ी और बाप बेटे की इस जोड़ी को जानबूझकर नजरअंदाज करते हुए कहा, तो अगर ऐसी बात है तो निकल जाओ और अगली बार मिस शनाया के बगैर वापस मत आना। लीव। शौर्य और नीरज एक बार फिर से इस कंपनी में बेइज्जत हो चुके थे। आहान को मिस्टर विक्रम की कॉल आई तो आहान ने कॉल आंसर करते हुए कहा, काम हो गया? जी काम हो गया, बाद में बात करते हैं। ये कहकर उसने कॉल काट दिया। इस वक्त आहान किचन में खाना बना रहा था कि तभी शनाया किचन के अंदर आई और उसने आहान से सवाल करते हुए कहा, आहान किससे बात कर रहे थे? शनाया का सवाल सुनकर आहान नर्वस हो गया। उसने बहाना बनाते हुए कहा, ऑफिस से कॉल आया था, आपको भूख लगी होगी ना, खाना बन जाएगा, बस 5 मिनट ना। अपनी बात कहने के बाद वो जा ही रही थी कि शनाया को कुछ याद आया और उसने मोड़कर आहान से पूछा, वैसे आप विकी के अड्डे पर पहुंचे कैसे? आप वहाँ क्या कर रहे थे? शनाया ने आहान से सवाल करते हुए कहा। जैसे ही आहान ने अपनी वाइफ की ये बात सुनी वो दंग रह गया। आहान ने इस बारे में तो सोचा ही नहीं था। वो विकी के अड्डे के पास ही प्लाजा बार है ना, वहां मेरे कलीग की एक शादी होने वाली है, तो पार्टी वहीं देने के लिए कहा था, तो वहीं जा रहा था और शौर्य को अंदर से आते हुए देखा तो मुझे शक हो गया। ओके, तो आपने अंदर आकर मुझे अकेले उन गुंडों से बचा लिया? मैंने पुलिस को कॉल किया था। पुलिस के बारे में सुनकर शनाया को आहान पर यकीन हो गया था। आखिरकार आहान की जान में जान आ गई। तो आपके ऑफिस में काम करने वाले लड़के ने आपको प्लाजा बार जैसी जगह पर पार्टी दी, वो इतना खर्चा कर सकता है? शनाया बहुत स्मार्ट थी और जितना आहान की सैलरी थी उससे 5-10 हजार ज्यादा खर्चा प्लाजा बार जैसे जगह पर एक वक्त के खाने और ड्रिंक्स पर होता था। इसलिए शनाया का सवाल लॉजिकल था। जी सही है, खर्चा तो हम कर ही नहीं सकते। शनाया जानती थी, इसलिए वो अब सवालिया नजरों से आहान की तरफ देखने लगी। ऑफिस से वाउचर्स मिले थे इसलिए हम मांग गए थे। अब तो शनाया के पास सवाल करने की कोई जगह ही नहीं बची थी, इसलिए उसने हाँ में सर हिलाया और जाकर डाइनिंग टेबल पर बैठ के अपने खाने का इंतजार करने लगी। आहान खाना बनाने पर फोकस करने लगा। चानी निकाल दी थी। थोड़ी ही देर में खाना बन गया। आहान ने शनाया के प्लेट में खाना सर्व किया। आप सोते वक्त खराटे लेती हैं शनाया? आहान की बात सुनकर शनाया हैरान रह गई। क्या? मैं खराटे नहीं लेती, और वैसे भी आपको कैसे पता? आप झूठ बोल रहे हैं। मैं झूठ बोल? कल रात हम साथ में सोए थे और आप इतनी जोर जोर से खराटे ले रही थी कि काफी देर तक तो मुझे नींद नहीं आई। ये आहान खराटों के बारे में क्यों बात कर रहे हैं? मुझे बहुत ही ऑकवर्ड फील हो रहा है। हाँ, अब यही रास्ता है,
क्या? कल रात को हम साथ में सोए थे? जैसे ही ये बात बाहर आई, अहान की बोलती बंद हो गई। अपने घबराए हुए पति की ऐसी हालत देखकर शनाया को जोर जोर से हंसने का मन कर रहा था। अच्छा, तो ऐसी बात है। मैंने आपको कहा रुकने के लिए, मुझे तो याद भी नहीं आ रहा। शनाया को लग रहा होगा कि मैं कितना बदतमीज हूं। अभी मैं उनसे नजरें नहीं मिला सकता। वो मैं हलवा बनाना भूल गया। मीठे के बिना तो खाना अच्छा भी नहीं लगेगा। आप आराम से खाइए, मैं अभी हलवा लेकर आता हूं। अपनी बात कहने के बाद अहान तुरंत किचन की तरफ चला गया। उसे ऐसे जाते हुए देखकर शनाया की हंसी छूट गई। खिलखिलाकर हंसने के बाद शनाया ने अपने आप से ही कहा, ये आहान भी ना, इन्हें चिढ़ाने में एक अलग ही मजा आता है। जहाँ एक तरफ अहान और शनाया के घर में हंसी मजाक का माहौल था, गिल कंस्ट्रक्शन की हवा में एक अलग ही टेंशन थी। स्प्रिंग कंस्ट्रक्शन से आने के बाद शौर्य और नीरज की हालत गुस्से और चिढ़ से खराब हो रही थी। इस हर्ष मेहरा की हिम्मत तो देखो। मुझे लगता है कि उसे ऐसा करने के लिए किसी ने उकसाया है, या फिर वो किसी वजह से ऐसा कर रहा है। हर्ष मेहरा एक बहुत ही होशियार बिजनेसमैन है, वरना वो रायजादा खानदान में काम नहीं कर रहा होता। पता नहीं वो हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहा है। अगर ऐसी बात है तो हमें कानून की मदद लेनी चाहिए। हमारे पास उसके साइन किए हुए कॉन्ट्रैक्ट हैं। एक दो नोटिस जाएंगे ना तो अकल टिकाने आ जाएगी। बेवकूफों वाली बात मत करो शौर्या। क्या तुम सच में रायजादा खानदान के खिलाफ जाना चाहते हो? एक प्यादे के लिए राजा से दुश्मनी लेना अकलमंदी होगी। अपने पापा की कही ये बात सुनकर शौर्य का सारा गुस्सा धरा का धरा रह गया। तो फिर अब हम क्या करें पापा? पता नहीं, पापा ऑफिस में आ गए होंगे। चलो उन्हीं से चल के पूछते हैं। अब दादाजी बता सकते हैं कि इस मुसीबत से कैसे रास्ता निकाला जाए। दादाजी, ये सब इस शनाया का किया धरा है। आपके फैसले से नाराज होकर उसी ने ये सब किया है। और ये अहान और शनाया अपने आप को समझते क्या है? ये जो हर्ष मेहरा इतना उछल रहा है ना, इसकी वजह यही दोनों है। और जब से अहान का सपोर्ट मिला है ना, तब से शनाया कुछ ज्यादा उछल रही है। शनाया ऐसा नहीं कर सकती। जाओ, जाकर शनाया से माफी मांगो, उसे मनाओ। जो भी हो, कल शनाया को कंपनी में वापस लौटना ही होगा। लेकिन दादाजी, मैं कोशिश करता हूं। कोशिश नहीं, काम पूरा करके आओ। कल शनाया को हर हालत में ऑफिस आना ही पड़ेगा। शौर्य ने इस बात पर दांत पीस कर हामी भर दी। जी। करीब करीब आधे घंटे बाद शनाया का फोन बजा, मगर जब उसने कॉलर आईडी पर शौर्य का नाम देखा तो उसने तुरंत कॉल काट दिया। तो उसने कोई चारा न होने के मारे एक बार फिर से शनाया को कॉल किया। इस बार शनाया फिर से कॉल काटना चाहती थी, लेकिन अहान ने फोन उठा लिया। क्या बात है? शनाया कहाँ है? मुझे उससे बात करनी है। अहान को ऐसे ही किसी जवाब की उम्मीद थी। सॉरी। अरे तो उसे जल्दी उठाओ, मुझे उससे बहुत जरूरी बात करनी है। शौर्य की बात के जवाब में अहान ने बिना कुछ कहे कॉल काट दिया। दूसरी तरफ से बज रही बीप को सुनकर शौर्य गुस्से से तिलमिला उठा। अरे बेटा, एक बार फिर फोन कर ले। अहान, मेरा दिमाग खराब मत करो। कहो तुम्हें क्या कहना है, मेरे पास वक्त नहीं है। शनाया से कहो अगर वो मेरी बात मान ले और अपना दिमाग ना चलाए तो मैं उसे इस कंपनी में वापस आने का मौका दे सकता हूँ। शौर्य ने अपनी बात इस अंदाज में कही थी मानो कि कोई चैरिटी कर रहा था। अहान खुद इस पूरे गेम का मास्टरमाइंड था। और अगर वो मना कर दे तो? शौर्य को लगा जैसे अहान उसकी बातों में आ रहा था। अगर वो मना करेगी
तो वो कभी भी गिल कंस्ट्रक्शन में वापस नहीं आ पाएंगे। इस बार अहान को अपना गुस्सा रोकना मुश्किल हो रहा था। उसने शौर्य से कुछ कहे बिना ही कॉल काट दिया। अहान, ये क्या किया आपने? क्या शनाया अहान से नाराज हो गई थी? अब अहान उसे कैसे मनाएगा? क्या होगा शौर्य और नीरज गिल का अगला कदम? आगे की कहानी जानने के लिए नीचे दिए गए लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट FM ऐप। आप कौन बोल रहे हैं? ये अपने पति को नहीं पहचानती? चलो ये स्पेशल डिनर किसी स्पेशल के लिए। हेलो ये ऑलरेडी किसी और के साथ है। She did not wait for me. Is she cheating on me? वाओ। तो सुहानी, हमने जो सुना है वो सच है क्या? तुम्हारा बॉस बहुत हैंडसम है। हाँ, हैंडसम तो है और अपनी वाइफ से बहुत प्यार भी करते हैं। क्या वो शादीशुदा है? यस, एंड यू नो व्हाट, उन्होंने अपनी वाइफ के लिए 2 करोड़ की डायमंड रिंग ली है। कैन यू बिलीव इट? लेकिन पता नहीं क्यों जब मैं उनसे पहली बार मिली थी ना, तो मुझे ऐसा लगा जैसे मैंने उनको कहीं तो देखा है। वैसे सुहानी, टेक्निकली तो तुम भी मैरिड हो ना? तो तुम क्या चाहते हो? वो अपने सो कॉल्ड पति के इंतजार में पूरी जिंदगी गुजार दे, वो जो शादी होते ही चला गया और 6 महीने से गायब है। गाइस, वैसे भी मैंने ये शादी सिर्फ अपने दादू के लिए की थी, ताकि वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए। मैं बस उन्हें खुश देखना चाहती हूँ, दैट्स इट। सुहानी, अर्जुन से थोड़ा गुस्से में नहीं लग रहे? लगता है इनकी बीवी के साथ कुछ हुआ है। वोटो। यस सर। अर्जुन, तुझे बॉम्बशेल कहाँ से मिली? लकी यू। हाँ, हमें भी पानी पिला दो। श्योर सर। सर आप प्लीज अपनी हद में रहिए। कम ऑन, सबको बहुत अच्छे से पता है कि तुम्हारी जैसी लड़की को जॉब कैसे मिलती है। तुम लोग ऊपर जाने के लिए क्या क्या कर सकते हो ये सब जानते हैं। सो रिलैक्स। रिलैक्स अर्जुन, तुम्हें तो पता है हमारे बिजनेस में ये सब चलता है, और इस लड़की के लिए तुम इतना हाइपर क्यों हो रहे हो? तुम्हें पता नहीं है तुम क्या कर रहे हो? हमारी सालों की बिजनेस रिलेशनशिप खत्म हो जाएगी। हो जाएगी नहीं, हो गई अभी की अभी। मेरी कंपनी सड़क छाप लोगों के साथ एसोसिएट नहीं करती। आउट नाउ। कम ऑन, रिलैक्स अर्जुन। राम सिंह, लेके जाओ इस आदमी को यहाँ से। अर्जुन, क्या कर रहे हो तुम? कम ऑन यार। अर्जुन। थैंक यू सर, आपने जो मेरे लिए आज किया है मैं कभी नहीं भूलूंगी। लेकिन हमने एक बहुत बड़ा क्लाइंट खो दिया है। हमारी कंपनी के लिए ये बहुत बड़ा लॉस है। मेरे लिए मेरे एम्प्लॉइज किसी भी लॉस से ज्यादा मैटर करते हैं। तुम इस कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, कोई बदतमीजी टॉलरेट नहीं करूंगा। थैंक यू सर, इट मीन्स अ लॉट। कॉल मी अर्जुन। तुम ठीक तो हो ना? वेल, आज के लिए आई थिंक तुम्हें घर जाना चाहिए। ओके सर। आई मीन अर्जुन, वो विशाल के जाने के बाद सारी मीटिंग्स कैंसिल हो गई हैं। आप कहो तो मैं कुछ और शेड्यूल कर दूं? शायद मुझे उस दिन कोई गलतफहमी हो गई होगी। वो आदमी जो मेरी वाइफ के साथ था शायद कोई दोस्त हो। बुक अ टेबल फॉर 2। मैं अपनी वाइफ को डिनर पर लेकर जाना चाहता हूँ। श्योर सर। दादू को ये सुन के खुशी होगी। सर, ये आपकी वाइफ के लिए फ्लावर्स, और इन्हीं फ्लावर्स के अंदर मैंने डायमंड रिंग भी रख दी है। मैंने आप दोनों की डिनर की बुकिंग भी करा दी है। हैव अ लवली टाइम सर।
क्या हुआ? सर वो विशाल, शुक्र मनाओ जिंदा है। क्या ये बात सच है कि अर्जुन सर का माफिया वर्ल्ड के साथ कोई कनेक्शन है? डर लग रहा है मुझे। नहीं सर। सच में? हाँ सर, लोग चाहे आपके बारे में कुछ भी बोले, लेकिन मैं वही मानती हूँ जो मैं देखती हूँ। और वैसे भी आप अपनी फैमिली और अपने एम्प्लॉयज का बहुत ख्याल रखते हैं। जो आपने मेरे लिए किया है वो आज तक किसी ने नहीं किया, तो मैं ऐसे इंसान से कैसे डर सकती हूँ? जी दादू। बिट्टू, इतने महीनों से मैं अपने दोस्त से नहीं मिल पाया, शर्मिंदगी से। मुझे मेरी बहू सुहानी दीक्षित इस घर में चाहिए, अभी, फौरन। क्या नाम बोला आपने? जानो आगे क्या हुआ? डाउनलोड करो कुकू टीवी ऐप और शुरू करो 7 दिन का फ्री ट्रायल अभी। वरुण को लगा था कि अमृता से शादी कर वो उसके दुख को दूर करेगा, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि अमृता से शादी ही उसके दुख का सबसे बड़ा कारण बन जाएगी। कुछ साल पहले अमृता का बॉयफ्रेंड उसे धोखा देके चला गया, तब वरुण आगे आया और उससे शादी कर ली। लेकिन शादी के बाद अमृता ने उसे पति की जगह घर का नौकर बना दिया। कुछ साल बाद जब उसका एक्स वापस आ गया तो उसे घर बुलाकर पति के सामने ही उसके साथ गुलछर्रे उड़ाने लगी। परेशान होकर उसने एक दिन अपनी पत्नी से डाइवोर्स मांग लिया। मुझे डाइवोर्स चाहिए। ये डिवोर्स क्या होता है? आप कुछ ना कुछ मम्मी से मांगते रहते हो। राजवीर अंकल है ना, मम्मी को रोज गिफ्ट देते हैं। बेटा आप अंदर जाओ, मुझे मम्मी से कुछ बात करनी। एक्सक्यूज मी, मुझे ऑर्डर मत दो, ओके? सुना भी है मैंने अब तक क्या कहा है? ये बेशरम हो, थप्पड़ खा के भी यहीं पे खड़े हो। मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। मेरी बात हो गई रानी साहब। हो गई बात, कर ली चुगली। अब अगर अहाना के सामने भी बेइज्जती नहीं करानी है ना, तो जाके खाना बनाओ, मुझे बाहर जाना है। किसके साथ? राजवीर के साथ? तुम्हें उससे क्या? हाँ, इससे भी मुझे क्या मतलब? मेरी बात हो गई रानी साहब से। कभी कभी तो लगता है तुम्हारी शादी माँ के साथ ही करा देनी चाहिए। दोनों के दोनों बुढ़े पुराने ख्यालात वाले लोग। जिंदगी में ना कोई रंग और ना ही कोई एक्साइटमेंट। कपड़े देखिए अपने, कैसे देख लेते हो अपने आप को आईने में? आप गंदे हो, गंदे हो, गंदे हो। एक तो खाना भी नहीं दिया, रूम में भी बंद कर दिया। इसलिए मुझे राजवीर अंकल पसंद है। वही मेरे पापा होते तो अच्छा होता। उनकी गाड़ी देखिए कितनी बिग है और कितनी ऑसम है। आपके साथ तो मुझे स्कूल जाने में भी शर्म आती है। मम्मी आप खाना ऑर्डर करो, मुझे भूख लगी है। छी, ना हमारा ग्लास इस आदमी को पीने के लिए दिया। अभी क्या अभी ये ग्लास फेंक दो। तुमने अपनी नहीं तो कम से कम मम्मी की तो रेप्यूटेशन रख ली होती। वरुण, चाय बना दो, मुझे बाहर जाना। साइन कर दो। साइन कर दो। सुबह सुबह फिर शुरू होगा। क्या है साइन कर दो, साइन कर दो। मैनेजर बनवाया है पर एक भी काम खुद से नहीं हुआ। तो 9 साल की शादी, 8 साल का बच्चा, हर पल बेइज्जती। अगर नानी की मजबूरी नहीं होती तो मैं यहाँ कभी नहीं फंसता। हाय, I'm राजवीर। Of course, I know you. मेरी बीवी का एक्स। और प्रेजेंट। मुझे बाहर घूमने जाना है। पापा के हाथ का बोरिंग खाना खा के मैं बोर हो गई हूँ। नहीं बेटा, ऐसा नहीं बोलते। वो ट्राई करते हैं ना? हाँ, ट्राई कर रहा हूँ 8 सालों से। ट्राई करते करते ये इतनी बड़ी होगी। शर्म करो वरुण, किसी बाहर वाले के सामने लड़ाई मत करो। बच्ची है वो तुम्हारी, अच्छे बाप तो बन नहीं सकते। कम से कम अपना मुंह तो बंद रखो।
अमू मैं अपना सामान लेके आता हूँ। एक सेकेंड, क्या तुमने वरुण से पूछा नहीं क्या? इससे क्या पूछना, ये मेरा घर है एंड ही विल बी फाइन विद एवरीथिंग। 1 सेकेंड, क्या सामान ले आऊं? कुछ दिनों के लिए राजवीर हमारे साथ रहेंगे। ये राजवीर अंकल हमारे साथ रहेंगे। पापा चावल का सामान लेके आओ। सुना नहीं, राजवीर का सामान ले आओ। और पापा साथ में मेरे लिए ब्रेकफास्ट भी लेके आना। बेटा, पापा तो वैसे भी कुछ नहीं करते, बेकार है। अंकल को बोलो, बना देंगे। इससे बदतमीजी कर रहे हो? मैं कर रहा हूँ बदतमीजी? ये बदतमीजी होती है? कम से कम आज तो ला ही सकते हो ना। देखते रहे हो राजवीर से कितना प्यार कर रहे हो, तुम यहीं पे खड़े हो। पापा भी हो इसके? वही तो मैं भी जानना चाहता हूँ, भी बापू ना इसका, फिर राजवीर तो नहीं? जितना ड्रामा करना है ना कर लो तुम सब, अब सब कुछ यहीं खत्म होगा। क्या खत्म हो? तुम्हें इतने तेवर दिखाने, तुम मुझसे शादी की? शादी ही तो की है मुझसे, बस प्यार तो किसी और से करती हो ना। तो महाना के सामने तो अपनी गंदी जुबान मत खोल। गंदी जुबान? मेरी जुबान गंदी लग रही है तुम्हें? तुम्हारी हरकत है वो ठीक है? तुम क्यों मेरी वजह से झगड़ रहे हो? मैं नहीं चाहता कि तुम्हारा झगड़ा हो मेरी वजह से। मैं चलता हूँ यहाँ से। नहीं राजवीर, ये मेरा घर है और तुम कहीं नहीं जाते। नहीं राजवीर जी, आप क्यों जाएंगे? अच्छा तो मैं रहूं हमेशा के लिए। क्या सच में घर छोड़ के चला जाएगा वरुण, या अमृता करेगी उसे रोकने की कोशिश? जानने के लिए डाउनलोड करें क्विक टीवी। पता चला कि तुम्हें हमारे अप्रूवल की जरूरत है, तो मैंने ही इन्हें ऐसा करने से मना कर दिया। आज मेरा पति वो जगह पे है जहाँ वो तुम्हारा काम बना भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है। लेकिन तुम तो बहुत पैसे वाली हो ना शनाया, तुम जाओ करवा लो अपना काम, जिससे भी करवा सको। कामिनी, जो कुछ भी हुआ वो सब मेरी गलती थी। मैं बहुत नासमझ थी। सीएम को लेकर क्लास में क्या बकवास करे जा रहे थे तुम? मैं उसका होने वाला दामाद हूँ। ससुर के बारे में कुछ भी कहूँ, तेरे पेट में क्यों दुख रहा है? सीएम का होने वाला दामाद? और क्या, उसकी एक टनाटन बेटी है, अपने पे एकदम लट्टू है। धक 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 कर रहा है मेरे लिए उस बेचारी का दिल। यहाँ मैंने हाँ की और सीएम मेरा ससुर। क्या कहा? वो हाँ कहेगी और तुम दामाद बन जाओगे। ए, तेरी क्यों जल रही है? तू भी मेरे पे फ्लैट हो गई है क्या? तुम पे और मैं तुम पे? अच्छा, खुद को हॉट समझती है? जस्ट एवरेज। एवरेज? और क्या, सीएम की बेटी को देखेगी ना जल के राख हो जाएगी। तुमने उसे देखा है क्या? क्या पावली का मैं ब्रो, मुझे देखते ही अपने कपड़े फाड़ दे दिए। शर्म नहीं आती ऐसी बात करते? शर्म वर्ड तो उसकी डिक्शनरी में ही नहीं है। मधुमक्खी और फूल पता है ना, वैसे ही चिपकती है। जैसे मधुमक्खी फूलों से रस चूसती है ना, गपागप गपागप गपागप, वैसे ही मेरा सारा रस चूस लेती है वो। और गले मिलने का स्टाइल पूछो ही मत, टाइट पकड़ती है, सांस अटक जाती है। तेरा तो हक भी एवरेज ही हो रहा है। वो अभी तक क्यों मैं तो तुझे फॉर्म कहाँ से दूं? तो शादी कर लो उससे। खूबसूरत लड़की से कौन शादी करेगा? खूबसूरत लड़की नहीं पसंद, ये कैसा लॉजिक हुआ? अरे यार राहुल, अब तू ही बता, किसी अप्सरा से शादी करके उसे गांव ले गया तो लोग क्या कहेंगे? इस लंगूर के हाथ क्या मस्त अंगूर लगा है। उसके बजाय किसी एवरेज लड़की से शादी कर ली तो लड़की से ही कहेंगे क्या हैंडसम लड़का ढूंढा है। 24/7 मुझे अटेंशन मिलेगा, बस मुझ पे फोकस रहेगा। सही है ना? वाह 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 वाह, तबला तोड़ लॉजिक दिया है। सुंदरता शेयर मार्केट जैसी है, कभी भी धड़ाम करके गिर सकती है। और एवरेज लड़कियों की खूबसूरती रियल एस्टेट जैसी रोज रोज बढ़ती है, घटती नहीं है। क्या दिमाग पाया है सीएम? वाह 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 वाह, मुझे अपने चरणों में जगह दे दो। तुम्हारा मैं, तुझे तो मैं देख लूंगी। क्यों यार राहुल? हाँ जी, इसकी तो लचक भी एवरेज ही है ना। 100%। शांता भाई, पानी लेकर आओ। ये शरीर 5 अद्भुत तत्वों से बना हुआ है। सीएम का होने वाला दामाद हूँ। पर ये तत्व बहुत डिस्टर्बिंग है। अपना पूरा ध्यान अपनी सांसों पर लगाएं। मधुमक्खी और फूल पता है ना, वैसे ही चिपकती है।
भी बोलता है। जस्ट एवरेज, 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 मैडम, एवरेज, एवरेज। मैडम, इसे प्राणायाम कहते हैं ना मैडम? एक बार में कितनी बार सांस अंदर बाहर लेती हैं? एवरेज क्या है? ये एवरेज की तो मैं। अरे क्या हो गया? तुम्हें मैं एवरेज दिखती हूँ? क्या मैं तुम्हें एवरेज दिखती हूँ? ये तुमसे किसने कहा? सीएम का दामाद। वो कौन है? सीएम की बेटी उस पर लट्टू हो गई है, उससे फ्लर्ट करती है और तो और उसे देखकर अपने कपड़े फाड़ लेती है, और जब मुझे देखता है तो कहता है कि मैं एवरेज हूँ, एवरेज। ठीक है, कल मैं तेरे साथ कॉलेज में आता हूँ, फिर देखते हैं। कॉलेज में ये सारी बातें कॉमन है। जस्ट काम डाउन। तुम्हारे लिए दूध लाई हूँ, पी लो। दिमाग गर्म है और खराब मत करो। अरे इतना गर्म नहीं है, एवरेज है। हे, कूल डाउन। इरिटेशन कम करने के लिए मेडिटेशन काम नहीं आता। पब चलते हैं, 4 टकीला मारोगी, मूड चकाचक हो जाएगा। सही कह रही हो। तो चले? Boys and girls, the most awaited live band troupe is here now, only for us. Chill, just chill, and only chill. अरे It's working. It's working. You were right. It's working. इधर तो चारों तरफ रंगोली रंगोली है। अरे रे, आग की लपटे, दिल जल जाएगा। अच्छा गावत, फालतू कहीं का, पागल कहीं का। मैं उसे श्राप देती हूँ, उसे लूज मोशन लग जाए, वॉशरूम में पानी ना आए। क्या हो गया? वो गधा यहाँ भी आ गया। कौन आ गया? इसे तू गधा कह रही है? ऐसा लग रहा है कि साक्षात रोल्स रॉयस चलकर आ रही है। उसकी शक्ल तो खटारे जैसी है। तू तो रहने ही दे, इतना कड़क है कि माचो दिखता है। माचो दिखता है। उस माचो की तो मैं। तुम्हारा बीपी हाई है इसीलिए इतने बीप निकाल रही है, या फिर ये मेरी तारीफ में निकल रहा है? hey, कौन है तू? सीएम का दामाद। सीएम का दामाद? कौन से स्टेट का? यूनाइटेड स्टेट का। तू इतने सवाल क्यों कर रहा है? नौकरी चाहिए, रिस्पेक्ट दे, रिस्पेक्ट ले, तेरा काम हो जाएगा। चल सीएम साहब को सलाम ठोक। अरे तुम्हारी एवरेज लड़की तो इधर बैठी है, इसीलिए हम इधर आए। तुम्हें मान गए सीएम साहब। पीछे देख, मैंने फोक घुसाया है। चढ़ने के बाद क्या भाला क्या फोक। गर्लफ्रेंड को साथ नहीं लाए हो? कौन बोले? क्या रे राहुल, इस पब में दूध वूध पीना हो तो मिल जाएगा क्या? चीची, इज्जत की बात है, यहाँ सिर्फ 90 मिलता है। समझा इसको? गटगटाने का, गटगटाने का। मुझे देख के इरिटेशन चाहिए, सोल्यूशन। आप फ्लोर पे। Bring the car. क्या रे झूठी, उसके नाम से बड़ा फ्रस्ट्रेशन और इरिटेशन हो रहा था, यहाँ तो बड़ा एंजॉय कर रही थी। टकीला शॉट्स मार के अपना डांस एंजॉय कर रही थी, उसको नहीं। ओए एटीट्यूड, कैसा लगा मेरा सोल्यूशन? मजा आया कि नहीं? जो दूसरों को खुशी दे, पता है उनका दिल कितना बड़ा होता है? इतना बड़ा, इतना बड़ा। ये लड़का हर बार बीच में कहां से आता है? हाँ, एक बात और, कॉलेज की मचमच एक तरफ, लेकिन पब का प्यार मिक्स हो जाने का, एकदम कॉकटेल के माफिक। नो बीप नो बीपी, ओके ना? सीएम का दामाद शाइनिंग ऑफ। भाई वो निकल गया, गोली चलाओ। अबे देख के चलाओ। बॉस, लगी तो नहीं ना? फिर ठीक है, गुड नाइट। हाँ, गाड़ी को चल दो, हटो, हट जाओ।
जो लड़का कल पब में था कोल्हापुर के उत्सव में भी मौजूद था ना? यस। ये एक इत्तेफाक है या कुछ और? डिपार्टमेंट से उसका कोई वास्ता नहीं है। तो फिर? तू दोनों चांस मिस कर चुका है, बेटर है यहाँ से निकल ले। निकलूंगा, जरूर निकलूंगा, लेकिन उसके पहले उसके घर में घुसकर उसके सिर में गोली ठोक कर निकलूंगा। क्या हुआ? What happened? अचानक से बॉडी के मूवमेंट्स कम हो गए हैं, ऑर्गन्स भी रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं, किसी भी मेडिसिन का असर नहीं हो रहा है। एक्चुअली मेरे पास एक दवाई है, उसे यूज कर लेना चाहिए। बोलिए प्रदीप मल्होत्रा जी। हाँ जेलर साहब कैसे हैं? एक छोटी सी रिक्वेस्ट थी। बात कर। मिस्टर राव, आई होप यू रिमेम्बर मी। प्रदीप मल्होत्रा फ्रॉम दिल्ली। तुम्हारी बेटी किसी भी दवाई पर रिस्पॉन्ड नहीं कर रही। अगर तुम्हारी बात पर रिस्पॉन्ड किया तो चमत्कार हो जाएगा, अदरवाइज शी विल बी नो मोर। बेटा, परिणीता, बेटी, तुम्हारा पापा। बेटा, तुम मुझे सुन पा रही हो ना? मेरी तरफ देखो बेटा, अपनी आंखें खोलो बेटा, कुछ तो बोलो बेटा, प्लीज। थैंक यू मिस्टर राव। बेटा, सर प्लीज मुझे बात करने दो सर, प्लीज मुझे बात करने दो, हाथ जोड़ता हूं सर। When medicine fails, emotion works. By the way, गलती से अगर ये लड़की मर गई ना, इस देश के आधे से ज्यादा बिग शॉट्स भी मारे जाएंगे। Be careful. चलो बच्चों, मस्ती नहीं, अंदर चलो। सर नमस्ते। वो गैंग कल रात को आपके बेटे को मारने के फिराक में थी, वो बाल बाल बच गया। भाई क्या बवाल सीरीज देख ली कल रात भर बस उसी के सीन दिमाग में घूमते रहे। एक लड़का एक ऐसी लड़की से शादी करता है जिसका ऑलरेडी कहीं और चक्कर चल रहा होता है। शादी के बाद लड़की अपने पति को नौकर समझती है और प्यार करती है अपने एक्स आशिक से। बेचारा पति सब कुछ अपनी आंखों के सामने देखता है, कभी कुछ बोलता है तो पत्नी थप्पड़ भी मार देती है। मैं तो सोचने लग गया भाई शादी करूं भी या नहीं, पर ट्विस्ट तब आता है जब वो पति जिसे सब कमजोर समझ रहे थे एक सीक्रेट प्लान बनाता है और फिर अपनी पत्नी और उसके आशिक से ऐसा बदला लेता है कि दोनों के होश उड़ जाते हैं। भाई ऐसा ट्विस्ट है ना जो लिटरली हिला कर रख देगा आपको। शो का नाम है प्यार की हद और अभी सिर्फ लिमिटेड टाइम के लिए क्विक टीवी पर फ्री में अवेलेबल है। देख लो भाई, वरना बाद में मत कहना कि बताया नहीं। ये हमेशा याद रखिएगा, क्रोध हमेशा बेवकूफी पे उत्पन्न होता है और पश्चाताप पे जाके समाप्त हो जाता है। हर गुस्से की शुरुआत बेवकूफी से खत्म होगा तो पछतावे, पैसा नहीं करना चाहिए।